हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप लोग स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। कौन चला था? अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका 5वां। कौन चल रहा है? 5वां। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, और जिसमें हम आज 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर पेपर की सीरीज चल रही है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या होगा इससे? जैसे कि अब तक आपने जो तैयारी की थी वो आपने चैप्टर वाइज की थी। कैसे की थी? चैप्टर वाइज। यानी कि मान लीजिए आपकी शॉर्ट स्टोरी चल रही है बुक, तो शॉर्ट स्टोरी चलती रहेगी। प्रोज चल रही है तो प्रोज चलती रहेगी, है ना। पोइट्री चल रही है तो पोइट्री चलते रहेंगे चैप्टर। लेकिन इस अनसॉल्व में क्या होता है, कभी आपका कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। यानी कि कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। कभी एक्सप्लेनेशन होगा तो कभी सेंट्रल आइडिया होगा, कभी ग्रामर का पोर्शन होगा। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आपको इसको डेली देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। सेट नंबर चल रहा है 5 आपका, यानी अब तक आपके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं इस बात की गाइड देता हूं कि जितने भी सेट हम करा रहे हैं उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए चल रहा है आपका और पार्ट नंबर 2, और क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो होंगे 4 से लेकर 6 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि कहा जाए तो कम से कम 15 नंबर का आपका पेपर आज डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ही अच्छी तरह समझना है। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ऐसी कोई बेकार बात नहीं है कि 2 बार देखें 3 में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आउट ऑफ कोर्स। समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये क्यों हटाया था ये भी हमने आपको बताया था कि कोविड-19 के कारण कुछ बुक्स हटा दी गई थी और कुछ मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, इससे आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा है कि कम आपको लिखना पड़ेगा और आपको समय भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इस बार, वैसे क्या होता था लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अक्सर बच्चे यही कहते थे कि सर हमारा 1 क्वेश्चन छूट गया, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, हमारी स्टोरी रह गई, हमारा सेंट्रल आइडिया छूट गया, और या हमारा ऐसे छूट गया। ऐसे हम सुनते थे बच्चों के कमेंट। बट अब के हमको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, लेकिन टाइम आपका वही है। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्पीड से लिखना है ताकि पूरा पेपर हो सके, और पूरा पेपर होगा तो क्लियर सी बात है कि मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, तो चौथा क्वेश्चन आपका सिलेबस हटा दिया गया है, इसलिए हम 5 में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर पेपर ले लेते हैं, यदि कोई दिक्कत होगी तो हम इसमें इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, यानी पोर्सिया। तो ये आपका क्या है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है, क्योंकि ये आपकी बुक थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता था आपका, बट उसको हटा दिया गया है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, यानी कि जो अगली बुक है आपकी शॉर्ट स्टोरीज, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसके आपके लिए कितना 30 वर्ड में देना है। कितने में? 30 वर्ड में। और इसमें आपका ये पहले 4 मार्क्स का आता था एक क्वेश्चन, लेकिन अब आपका ये 5 मार्क्स का हो गया है, तो इसमें आपको 2 नंबर बढ़ गए, बट मैटर उतना ही लिखना है जितना पहले पूछा था, उतना ही अब लिखना है। ठीक है, कोई वर्ड बढ़ाए नहीं है इसमें। तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको किन्हीं 2 के आंसर देने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इसमें भी आपका एक चैप्टर हटा दिया गया है, आपको पता होगा, तो उसको तो आपको बिल्कुल तैयार करना ही नहीं है, और हम भी इसमें यदि कोई क्वेश्चन उसमें से आता है तो उसको हम कटवा देते हैं। ठीक है, बट इसमें तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके उन्हीं चैप्टरों से आए हैं जो चैप्टर आपके इस समय हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो देखो हमने यहाँ भी क्वेश्चन लिखा है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कम से कम कितना हो, 30 वर्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ए, वी और सी यानी तीनों ही क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे इसमें आंसर दिए हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके उसी में से हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखो क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ूंगा, यदि मैं क्वेश्चन यहाँ भी लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी कि टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन हम इसमें से पढ़ देंगे और आंसर आपका यहाँ से डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इस तरह से कोई दिक्कत है तो हम क्वेश्चन भी लिख दिया करेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, यानी कि शंकु के लिए घड़ी चुराने के लिए किसने बाध्य किया, या शंकु को क्यों बाध्य किया, यानी शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका कई तरह से पूछ सकता है। बट एग्जाम में क्या होता है कि वो थोड़े से वर्ड को इधर उधर कर देता है। कहा जाए तो देखो ये आंसर है कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई मुख्य रूप से। तो आपको पता है हमने देखो इसकी बहुत ही आपको समरी बताई थी, और समरी बेस पर ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव हो, आई मीन ट्रांसलेशन जानता हो थोड़ा बढ़िया तरह से, तो उसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली चैप्टर की हिंदी आनी चाहिए और उसी बेस पर वो बहुत ही आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है। ठीक है, बट याद करने से क्या होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी लिख देते हैं। अगर हम सोच सोच के लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा समय खराब होगा ज़्यादा, लेकिन समय बचाने की दृष्टि से हम आंसर को लर्न करते हैं, आई मीन उसको याद करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, यानी शंकु को घड़ी चुराने के लिए किसने बाध्य किया। तो देख किसने बाध्य किया, देख लेते हैं इसको हम आंसर को। तो शंकु वाज वेरी पुअर, शंकु बहुत ही गरीब था। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और बहुत ही साधारण भाषा है, और ऐसे सेंटेंस है जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है शंकु वाज वेरी पुअर, शंकु बहुत गरीब था। हिज अर्निंग वाज ओनली 1 रुपी पर डे, यानी उसकी जो आमदनी थी, उसकी जो तनख्वाह थी वो क्या थी, उसे 1 रुपया प्रतिदिन मिलता था। ठीक है, ही वॉज नीड ऑफ मोर मनी, उसे और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। ही वॉज इन हैवी डेप्ट, वह बहुत ज़्यादा भारी कर्जे में था, यानी कि ये सब कंडीशन है कि उसने घड़ी क्यों चुराई। ठीक है ना, तो वह बहुत ज़्यादा भारी कर्जे में था। सो ही प्लान, इसलिए उसने योजना बनाई टू सॉल्व हिज मनी प्रॉब्लम, अपनी पैसे की समस्या को हल करने के लिए। इसलिए क्या किया, इसलिए उसने योजना बनाई अपनी जो पैसे की समस्या थी उसको हल करने के लिए, बाय स्टीलिंग, क्या करके, चुरा कर, द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, फैक्ट्री इंजीनियर, किसके द्वारा, यानी फैक्ट्री का जो इंजीनियर था, फैक्ट्री का जो अभियंता था, उसकी घड़ी चुराकर अपनी योजनाओं को हल करने का एक युक्ति सोची। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर लोगे, 2 बार आंसरों को पढ़ोगे मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि बहुत ही इजी वाक्य हैं, 2-3 बार पढ़ने पर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट एडवाइस, यानी कि क्या सलाह डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, यानी कि ज्योतिषी ने उस अजनबी के लिए क्या सलाह दी। तो देखो चैप्टर हमने आपको बताया था, यानी इसमें क्या है, एक गुरुनायक था, एक अजनबी था। गुरुनायक जो था, जो इस समय क्या बोलते हैं, जिसको मार के उसको कुएं में डाल दिया था, और एक उसका मित्र था जो ज्योतिषी बन गया था। ठीक है, तो उसको मार के कुएं में फेंक गया था, हमने आपको स्टोरी बताई थी बहुत अच्छी तरह से, और वो वहाँ जाके बस गया था, साउथ के क्षेत्रों में, दक्षिण के क्षेत्रों में बस गया था। तो वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ जाता है, तो वो उसको कुछ ऐसी बातें बताता है, तो वही इसमें पूछा है कि उसने उसको क्या सलाह दी, यानी कि क्या उसने एडवाइस दी उसको, अजनबी को। ज्योतिषी ने अजनबी के लिए क्या सलाह दी, तो क्या सलाह दी, और उसने कहा कि अब आप अपने गांव वापस जाइए, और यदि आप यहाँ रुकोगे तो आपके जीवन के लिए खतरा है, और कभी भी दक्षिण के क्षेत्रों में घूमने मत आना। बस इतनी बात कही, तो इतनी बात को आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं आंसर को। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड, यानी कि ज्योतिषी ने सलाह दी, द स्ट्रेंजर, किसके लिए, अजनबी के लिए, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू हिज विलेज,
कहाँ पर? अपने गांव वापस जाने के लिए कहा एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना हो सके जल्दी से जल्दी। यानी कि ज्योतिषी ने उस अजनबी से कहा कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप अपने गांव चले जाइए। बिकॉज, क्योंकि ही सॉ, उसने देखा, दैट, कि द स्ट्रेंजर्स लाइफ, उसने देखा या उसने बताया कि ज्योतिषी का जीवन वाज इन टू मच डेंजर, बहुत ज़्यादा खतरे में था। उसने बताया कि तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा खतरे में है और जितना जल्दी हो सके आप अपने गांव चले जाइए। क्या कहा? ये कहा उसने। एंड अगेन, और फिर से कहा, सैड दैट स्ट्रेंजर शुड, और फिर से क्या कहा? द स्ट्रेंजर शुड नेवर, यानी कि उस अजनबी को शुड मिस चाहिए होता है, नेवर मिस कभी नहीं। टू ट्रेवल माने यात्रा करना, साउथ वार्ड अगेन, यानी कि उस ज्योतिषी ने उस अजनबी से फिर से कहा कि तुम कभी भी दक्षिण के क्षेत्रों में फिर से घूमने मत आना। यही कहा ना? बस इतना सा आंसर लिखना है, बहुत ही आसानी से लिख गया। यानी कि कुछ भी नहीं है। यदि आपकी समझ में क्वेश्चन का मीन समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आंसर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसमें। हाउ डिड द चाइल्ड फील, हाउ मीन्स कैसा, द चाइल्ड, डिड द चाइल्ड, बच्चे ने फील माने महसूस किया, कैसा महसूस किया, व्हेन हिज फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड, जब उसकी पहली इच्छा पूरी नहीं की गई थी। यानी कि जब खिलौने की दुकान आई थी शायद उसकी पहली इच्छा, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि खिलौने दिलवा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं चल साथ साथ चल, उंगली पकड़ मेरी। तो उसने कैसा फील किया, इसमें यही पूछा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में से लेंगे हम, व्हेन द चाइल्ड फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड, जब बच्चे की पहली इच्छा पूरी नहीं हुई, द चाइल्ड बिकेम सैड, बच्चा दुखी हो गया था। दुखी होगा, सीधी बात है, क्या होगा? दुखी होगा ना व्यक्ति। अगर आप हमसे कुछ मांगे या घर में कोई मांगता हो, घर में आपसे कुछ कहे और तुम उसको ना दो तो क्या होगा? सीधी सी बात है, दुखी होगा। ठीक, छोटा होगा तो दुखी होगा, बड़ा होगा तो मार के भी छीन सकता है। ठीक है, एंड बिगिन टू वॉकिंग, और वह चलने लगा, टू कैच हिज फादर्स हैंड, और पिता के हाथ को पकड़ के साथ साथ चलने लगा। यही कहा ना, दुखी हो गया और कहा चल हाथ पकड़ मेरा और मेरे साथ साथ चल। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखो तीनों क्वेश्चनों को हमने आपको बता दिया, 2 बार आप पढ़ के देख लोगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। वैसे हमने इन क्वेश्चनों को आपको आपका जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें भी हैं आपके, बट अगर देखने से क्या होता है, सुनने समझने से क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यदि हम कोई मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं तो हमको 2 बार 1 बार सुनने पर ही याद हो जाते हैं। सपोज देन ऐसे ही आप हमारी इसको मूवी मान के देखोगे वीडियोज़ को, कि हम एक मूवी देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए विद रेफरेंस, किसके साथ? संदर्भ के साथ, टू द कॉन्टेक्स्ट, और उसका प्रसंग भी लिखिए। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी किसी एक स्टैंजा का आपको लिखना है, किसी एक का लिखना है। तो देखो हम यहाँ पर भी आपको एक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि हम दोनों करेंगे तो यहाँ लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए आप एक को क्या करोगे, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना और उस वीडियो को आप फिर से देख लेना, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 दे रखे हैं, बट ए स्मूथ लिप्स एंड आइज, आप बहुत आसान समझोगे, लिप्स दिखाई दे गया, आइज दिखाई दे गई, क्या है? लिप्स, आइज क्या है? ट्रू ब्यूटी। क्या है? ट्रू ब्यूटी है। तो पहचान लिया आपने, जब पहचान लिया तो लिखना तो बहुत ही आसान है। अरे ट्रू ब्यूटी किसने लिखा है? अरे थॉमस कैरियो ने लिखा है, तो ये भी पहचान लिया आपने, क्योंकि 2 ही चीज़ें मेन होती हैं, क्या? रेफरेंस, और रेफरेंस के लिए क्या चाहिए? आपको पोइट का नाम चाहिए और पोइम का नाम चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, किसकी? पहले वाले की। किससे पहचान लिया? लिप्स एंड आइज। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मान लो स्मूथ भी आपको पता होगा, क्योंकि इस पोएम में क्या है, इस पोएम में आपके 2 ही स्टैंजा दिए हुए हैं। कितने हैं? 2 ही स्टैंजा दिए हुए हैं, और दोनों स्टैंजा को अगर अच्छी तरह से देखोगे तो ये वर्ड आपको दोनों में नजर आएंगे।
तो देखो मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपके समझ में वैसे भी आ सके। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट ए स्मूथ, लेकिन स्मूथ में ताज़ा होता है, समान भी होता है, एंड स्टीड फास्ट और दृढ़ माइंड, जेंटल थॉट सज्जन विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, जो हृदय को कैसे बराबर रूप में बांटती हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यानी ऐसा प्यार कभी नहीं मरता है, कैसा, जो किस पर आधारित होता है, सज्जन विचारों पर, शांत इच्छाओं पर और निश्चित मस्तिष्क पर। इस तरह से वो क्या होता है, ऐसा प्रेम कभी नहीं जलता है या मरता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, यानी कि वह निराश नहीं होता है, लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। तो देखो इसमें आ चुके हैं आपके वर्ड, कौन से वाले, ये वर्ड आपके आ चुके हैं लिप्स एंड आइज़। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। दूसरा देखते हैं, द मैन इज़ फ्री फ्रॉम। तो देखो द मैन आ गया है, तो मैन आ गया है तो क्या है, अरे ये पहले वाले चैप्टर का है आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कौन सा है, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे सर हेनरी बर्टन ने लिखा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखो इसको भी पहचान लोगे। द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यानी कि आदमी क्या है, बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल कैसा है, स्वतंत्र है, सर्वाइव बाउंड, जो चारों बंधन है, बंधनों से मुक्त है। ऑफ होप्स टू राइज, उसकी ना इच्छा किसकी है, ना तो बहुत ज़्यादा उठने की ज़्यादा अमीर होने की भी इच्छा नहीं है उसकी, और फियर टू फॉल, और उसे पतन की भी चिंता नहीं है कि मेरा पतन हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कोई उसको चिंता नहीं। किसको, एक हैप्पी मैन को, किसको, एक खुश व्यक्ति को। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं में क्या है, स्वयं में मालिक है अपने आप का। तो नॉट ए लैंड, लैंड में से होता है भूमि, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, तो उसे इस चीज़ की भी क्या है, इच्छा नहीं है, यानी उस बात उसे इच्छा नहीं है कि मेरे पास ज़मीन जायदाद हो, मेरे पास रुपया पैसा, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज़ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो महसूस करता है कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान लोगे। ये पहला ही आपका पहली पोएम है उसका है ये। तो देखो हम इसी को इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप ठीक प्रकार से इसको समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए इसको देखते हैं। रेफरेंस, हमने आपको बताया था कि जिसने आपने रेफरेंस सही लिखा है तो मान लीजिए कि आपके 8 नंबर पक्के हैं, 10 भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 8 पक्के हैं, 8 आपके पक्के हैं अगर आपका रेफरेंस सही है। और यदि आपका रेफरेंस गलत है तो मान लीजिए आपके 5 नंबर या 4 नंबर ही पक्के हैं। भले ही आपका ये 2 नंबर का गलत होगा लेकिन उधर आपके 4 नंबर और कट जाएंगे। ठीक है, तो 6 कट गए आपके मान लीजिए, लेकिन अगर ये सही है तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर से 1 नंबर कट जाएगा या 2 नंबर कटेंगे। ये सही है, इस पर पूरे मिल जाएंगे। और आपका ये कॉन्टेक्स्ट इस पर भी पूरे मिल जाएंगे। हो सकता है इस पर 1 नंबर लेस कर दे और 1 इस पर लेस कर देगा, लेकिन इस पर आपको पूरे देगा। वो 2 और 2 4 और 6 10 ऐसे होता है। ये ऐसे मान लीजिए 2 और आपका 3 5 और 5 का ये मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरे मिल जाएंगे, वहाँ आपका 1 लेस हो जाएगा, 1 यहाँ लेस हो जाएगा, 2 नंबर लेस हो जाएंगे आपके। लेकिन यदि आपका ये गलत हो गया तो मान लीजिए 5 नंबर आपके, इनके नंबर भी आपका ये खा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानना है और लिखना है। अगली बात क्या है कि यदि आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, किसका नाम, पोइम का नाम या पोइट का नाम बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप मान लीजिए, तो आप उसको डार्क पेन से लिखोगे। किससे लिखोगे, डार्क पेन, आई मीन काले से लिखोगे। किससे लिखो, काले से लिखोगे या ब्लैक, ना काले से ब्लैक मीन्स लिखोगे तो क्या होगा, फिर वो ये नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ यही देखेगा क्या है, ये क्या है, इसी को देखेगा और उसकी नज़र में साफ साफ दिख जाएगा। तो मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छी तरह से इधर, फिर वो यहाँ नहीं देखेगा, वो आपको यही नंबर देगा और यहाँ लास्ट में 8 या 9 लिख देगा, एक बार में ही लिख देगा। ठीक है, वो ये देखो इसको देखा फिर इसको भी देखे, फिर इसको कुछ नहीं देखेगा और वो सिर्फ क्या करेगा, वो आपको इस तरह से मार्क्स यहाँ पर दे देगा, या ऐसे करके मार्क्स दिए जाते हैं, आपको बताऊँ मैं, ऐसे करके आपको मार्क्स दे देगा। वो नहीं देखेगा, वो इसका यहाँ इसको यहाँ राइट किया और यहाँ भी राइट, यहाँ भी राइट, यहाँ मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर यहाँ गलत होता है तो ये मान लीजिए वो कुछ नहीं देगा, इसको भी नहीं देखेगा, इसको भी नहीं देखेगा और आपको क्या देगा, 5 नंबर दे देगा, आपको ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है,
5 ही नंबर देगा, क्योंकि ये गलत होने पर उसने इसके नंबर भी काट लिए आपसे, इसके भी कुछ काट लिए। इसके तो कटेंगे ही आपके मार्क्स, बट इसके भी वो इसमें से भी कुछ आपका ले लेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक। अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये पंक्तियां ली गई हैं कविता किससे लिए, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन, और इनको सर हेनरी बॉटन ने रचा है, ठीक है। आगे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट मिस की ए हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति जो होता है, सुखी व्यक्ति कह सकते हैं, ऑलवेज प्रेज टू गॉड, हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है। कौन सा व्यक्ति, हैप्पी मैन। ही पासेज हिज टाइम विद गुड बुक्स, और वह अपने समय को बिताता है किसके साथ, गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, विद द बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ, एंड ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और वह स्वयं में मालिक होता है। क्या होता है, स्वयं में मालिक होता है। देखो इसमें भी आया है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो आया नहीं आया, तो वो क्या होता है, स्वयं में मालिक होता है। इफ यदि ही हैज नथिंग, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या होता है, वो स्वयं में मालिक होता है। तो यदि उसने आपका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लिया तो इस बात को देख के हैप्पी हो जाएगा और आपको हैप्पी हैप्पी नंबर दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द पोइट डिस्क्राइब्स, यानी कवि वर्णन करता है, द क्वालिटी ऑफ ए रियल हैप्पी मैन, एक वास्तविक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है, कह सकते हैं। ए हैप्पी मैन, यानी कि एक जो सुखी व्यक्ति होता है, इज हॉनेस्ट, कैसा होता है, ईमानदार होता है, एंड ट्रुथफुल, और सच्चा होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, वह अपनी भावनाओं का क्या होता है, मालिक होता है। ही डज नॉट फियर द डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, वह अफवाहों से मुक्त होता है। देखो बहुत ही इजी वाक्य लिए हैं, बहुत ही सरल सरल वाक्य लिए हैं। किसी में इज होगा तो किसी में आर होगा, किसी में वाज होगा, यानी कि कठिन शब्द आपको कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। आगे चलते हैं। ही डज नॉट लाइक फ्लॉसफटरी, यानी कि वह फॉल्स फ्लॉटरी, वह झूठी चापलूसी को पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट हेट द प्रोग्रेस ऑफ एनीवन, ही डज नॉट हेट, वह घृणा नहीं करता है, प्रोग्रेस ऑफ एनीवन, किसी की उन्नति से, यानी किसी की उन्नति से वह घृणा नहीं करता है। ही फियर्स गॉड, वह भगवान से डरता है। ही रिमेंबर्ड गॉड, वह भगवान को याद करता है, डे एंड नाइट, कब, दिन रात, वह दिन रात भगवान को याद करता है। ही पासेज हिज टाइम विद गुड बुक्स, वह बिताता है हिज टाइम, अपने समय को, गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्रों के साथ, यानी वह अपने समय को अच्छी किताबों और अच्छी मित्रों के साथ बिताता है। ही डज नॉट केयर राइज एंड फॉल, और उसे उत्थान और पतन की बिल्कुल चिंता नहीं है। देखो इसमें आया है आपका ऑफ होप्स टू राइज और फियर टू फॉल, दोनों शब्द आगे नहीं आगे, तो ये शब्द देखो इसमें आगे नहीं आगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वो देखेगा भी ना, वो शुरू में देखता है, देखेगा तो थोड़ा अंत में उसको दिखाई देगा क्या है, ये शब्द आ तो रहे हैं, और इसको दिखाई देगा। ही इज द मास्टर, वह मालिक होता है, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं में, वह स्वयं का क्या होता है, मालिक होता है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट ही इज रिच, लेकिन वह धनवान है। इन हार्ट, किससे, हृदय से, लेकिन वह हृदय से कैसा है, धनवान है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें आपको एक जानकारी और दूंगा जो इसमें आपके 10 नंबर ऐड कर देगी। क्या कर देगी, 10 नंबर ऐड कर देगी। देखिए कैसे ऐड होंगे। सपोज करें आपको ये याद है, लेकिन एग्जाम में क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया आ गया। क्या आ गया, सेंट्रल आइडिया आ गया इसमें। जब सेंट्रल आइडिया आ गया आप बड़े परेशान होंगे, अरे यार हमें तो एक्सप्लेनेशन याद है, अब क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन दीज लाइन्स, क्या दिखाई दे रहा है, इन दीज लाइन्स। तो ये लाइन्स दिखाई जो दे रही हैं, इसको आप हटा दीजिए, इन दीज लाइन्स को हटा दीजिए पूरा, ठीक है। इन दीज लाइन हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लिखना है आपको, इन दिस पोएम,
यानी इन दिस पोएम कर दोगे, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब। अगर आपने इन दिस पोएम कर दिया तो क्या हो गया, आपका ये सेंट्रल आइडिया हो गया, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया। तो आपको डबल फायदा है नहीं है, 10 का तो आपका ये है ही है, 10 का आपका ये है ही है, और प्लस 10 और हो गए इसमें, तो कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर। बताओ ऐसा हो सकता है? यानी कि यदि आपने इसको एक को अच्छी तरह से याद कर लिया तो मान लीजिए 20 नंबर आपके हाथ में है। किस में है? हाथ में, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि और भी बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।